अब ज्यादा नखरे ना दिखाओ मेरे सामने। तुम मेरी बीवी हो। तुम्हें हर एक पर्दे से आजाद देखना चाहता हूँ। चलो जल्दी से अपने कपड़े उतारो। मैं तुम्हारे वजूद को हर पर्दे से आजाद करना चाहता हूँ। जब असद की बात सुनी तो मैं काम के रह गई थी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। मैं तो पहले से ही शायद शर्म और हया का पीकर थी। मैं हर वक्त पर्दे में रहने वाली लड़की थी। मेरी बहन के मरते ही मुझे अपने बहनोई से निकाह जैसे पाक रिश्ते में बांधा गया। मैं तो छोटी उम्र की 16 साल की लड़की थी। असद तो मेरी बहनोई थे। मुझे तो इनके सामने शर्म महसूस होती थी। पता नहीं वो किस जन्म का बदला मुझसे लेना चाहते थे। वो हर तरह से मुझे अजियत देना चाहता था। मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। लेकिन इसने मेरे आगे बढ़कर जब मुझे अपने हिसाब में लिया तो मैं कब कपाने लगी। मैं तो एक नाजुक सी लड़की थी। अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। लेकिन असद ने मुझे खींचकर अपने ऊपर गिरा दिया और मेरे वजूद से सारे पर्दों को आजाद कर दिया और मुझे बेलिबास करके बेड पर। मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि मुझसे तो अब उठा भी नहीं जा रहा था। मेरी नाजुक जगह से शदीद दर्द की ठेसें उठ रही थी। मैं रात रात भर असद की शिद्दतें बर्दाश्त करती रही थी। अब इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि मेरा जिस्म तकलीफ की वजह से टूट रहा था। मैं अब अपनी हिम्मत से आंखें बंद की। बड़ी मुश्किल से अपने वजूद को संभालते हुए अपने गिर्द पड़ी सी चादर को लपेटे हुए उठी। मेरी एक नजर बालकोनी पर पड़ी तो वहां असद बिना शर्ट के इतनी सर्दी में खड़ा हुआ था। मुझे तो अब असद से नफरत से पैदा होने लगी थी, जिसने मुझ पर बिना रहम खाए मेरे वजूद पर हर तरह की तकलीफ देने की कोशिश की थी। जब शावर लेने के लिए वॉशरूम गई तो शावर के नीचे खड़ी हो गई। जैसे जैसे गर्म पानी मेरे वजूद पर पड़ रहा था वैसे वैसे मेरे वजूद से तकलीफ की ठेसें उठ रही थी। कितने वक्त शावर लेने के बाद मैं अपने गीले बालों को कैचर में जकड़ती हुई बाहर आई। अभी मैं थकी हारी बेड पर बैठी ही थी कि इतने में असद कमरे में आया और मेरे गीले बालों को देखते ही कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी गुस्ल करने की? मुझसे पूछे बिना तुमने गुस्ल कर लिया? क्या मुझसे पूछा तुमने? अभी मेरे जज्बात ही ठंडे नहीं हुए। अभी तो मुझे तुम्हारे वजूद को महसूस करना है, तुम्हारे करीब आना है और फिर मुझे तुम्हारे वजूद से खेलना चाहता हूँ। तुम हो कि अभी से गुस्ल करके बैठ गई हो। चलो उतारो ये कपड़े। मैं तुम्हारे बिना लिबास के वजूद को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता हूँ। असद की बातें सुनकर मेरी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। मेरे तो अब हाथ पैर कांपने लगे थे। रात भर की असद की शिद्दतें एक बार फिर मेरी आंखों के सामने घूम गई थी और फिर असद की इन बातों से मेरा दिल खौफ के मारे जोरों से धड़क रहा था। इतना कहकर असद मेरे करीब आया और मेरे दुपट्टे को खींचकर दूर फेंक दिया। दुपट्टे को उतारकर फेंकते ही मैंने रोना शुरू कर दिया। कल रात से तुम्हारी शिद्दतों को बर्दाश्त कर रही हूँ। मुझे अब बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं फिर इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब मुझ में किसी भी तरह की हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से तुम्हारी शिद्दतों को बर्दाश्त कर सकूं। रात भर तो तुमने मुझे एक लंबी सांस भी लेने नहीं दिया और अब फिर से तुम्हारा दिल मचल रहा है मेरे वजूद से तस्कीन हासिल करने के लिए। देखिए असद जी, मुझे बहुत तकलीफ भी हो रही है और रात भर ना सोने की वजह से मेरा सर भी बहुत दुख रहा है। इसीलिए प्लीज मुझे आराम करने दें। मैं अब सोना चाहती हूँ। असद ने तो रात भर इतने जोर से मेरी गर्दन पर और मेरे होठों पर काटा था, जहाँ पर अभी भी मुझे शिद्दत से तकलीफ महसूस हो रही थी। तुम यहाँ तुम्हारे बहन के बदले में यहाँ आई हो। तुम्हें चाहिए कि मुझे सुकून पहुँचाओ। अभी मेरा दिल नहीं भरा। अभी मेरे जज्बात ठंडे नहीं हुए हैं। अब मेरे जज्बातों को ठंडा तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? असद सिगरेट को पाँव के नीचे मसलता हुआ दोबारा से मेरे ऊपर झुका था। वो इतना जुनूनी बन गया था कि बड़ी शिद्दत से इसने मेरे लबों को काटा कि अब की बार तो मेरे होठों से खून बहने लग गया था। आह असद जी प्लीज। बामुश्किल मेरे गले से आवाज निकली थी। मैं दर्द से कराहने लगी थी। कुछ नहीं मेरी जान, इतना भी तड़पने की जरूरत नहीं। ये सब तो अब तुम्हें अब उम्र भर सहना ही है। अब इस सब की आदत डालो। मेरे सामने इतने भी नाजुक बनने की कोशिश मत करो। मुझे नाजुक लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हारा इस तरह से तड़पना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि बल्कि तुम भी मेरा भरपूर साथ दो। मैं जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ तुम मेरे लिए पागल हो जाओ
और जब मैं तुम्हारे वजूद को छूता हूँ तो तुम भी पागलपन दिखाओ, खुद को अपना आप मेरे करीब करने की कोशिश करो। मैं तो इसकी अजियतें सह सहकर थक चुकी थी। वो हर तरह से मुझे अजियत और तकलीफ देना चाहता था, क्योंकि वो मुझसे मेरी बड़ी बहन का बदला लेना चाहता था। लेकिन अब की बार वो दोबारा से मेरे वजूद पर झुका तो पहले से भी ज्यादा इसके लम्स में शिद्दत थी। अब की बार मुझे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। जैसे जैसे रात गुजर रही थी, इसकी शिद्दत रात के इस अंधेरे में बढ़ गई थी। अब फजर का वक्त भी गुजर चुका था। हल्की हल्की रोशनी भी खिड़की से आ रही थी, लेकिन असद की हवस इतनी बढ़ गई थी कि वो मुझसे दूर होने का नाम भी नहीं ले रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकलकर तकिए में जज्ब हो रहे थे। अब मुझे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरा पूरा वजूद दर्द से लरज रहा था। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि काश मेरी बहन ना मरती और इसके बदल मैं असद की बीवी बनकर यहाँ पर ना आती और इसके पागलपन की शिद्दत मुझे बर्दाश्त न करनी पड़ती। सभी को तो मालूम था कि असद किस कदर शिद्दत पसंद है, लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप ने मुझे इसकी अजियतें बर्दाश्त करने के लिए इसके साथ मेरा निकाह कर दिया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मुझे शादी की पहली ही रात इसकी अजियतें और तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। अब सुबह के 6 बज रहे थे और कमरे में हल्की रोशनी फैल गई थी। जब असद के जज्बात थोड़े ठंडे हुए तो असद ने मुझे खुद से दूर किया और कहने लगा, अब तुम्हें इजाजत देता हूँ, जाकर वसूल कर लो, लेकिन आइंदा मेरी इजाजत के बगैर तुम वसूल नहीं करोगी। यह कहकर वो सोने के लिए लेट गया। मुझे तो हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। मेरे अंग अंग से दर्द की ठेसें उठ रही थी। मेरी तकलीफ मजीद बढ़ चुकी थी। अब मुझे तो वसूल करने की भी ताकत नहीं थी। मेरा पूरा वजूद तकलीफ के मारे लरज रहा था। आंखों में आंसू लिए लड़खड़ाते कदमों के साथ वसूल करके वापस आई और थोड़ा सा आराम करने के लिए असद की दूसरी तरफ आकर सोने के लिए लेटी ही थी कि असद फिर से मेरे करीब आया। मुझे तो मन ही नहीं हो रहा तुमसे दूर होने का। तुम्हारा खूबसूरत नर्मो नाजुक वजूद एक ही रात में मुझे इतना पागल कर दिया है कि मन तो करता है तुम्हारे वजूद से एक लम्हे के लिए भी न पीछे हटो और तुम्हें अपने हिसाब में लेते हुए मुझे जो सुकून मिल रहा है एक लम्हे के लिए भी ना तुम्हें बख्शो। वो गहरी नींद में रहते हुए भी इस तरह की बातें कर रहा था। इसने तो मुझे शादी की पहली रात ही इतनी अजियतें और तकलीफ पहुंचाई गई थी। अभी तो बस शुरुआत हुई थी, लेकिन मुझे पता नहीं ये जबरदस्ती के बनाए गए रिश्ते में मुझे फिर से कितनी अजियतें और शिद्दतों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझे तो इतनी तकलीफ हो रही थी, एक मिनट के लिए भी सो नहीं पाई थी। तकरीबन 10 बज चुके थे और इतने में शावर लेकर कमरे से बाहर आई थी और सीधा किचन की तरफ गई तो मेरी सास किचन में खड़े नाश्ता बना रही थी और जैसे ही इसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, और बेटा मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। असद कहाँ है? अभी तक नहीं जागा क्या? मैं नाम में सर हिला दिया, फिर मैं खामोश हो गई। अच्छा चलो तुम नाश्ता कर लो, मैं असद को जगा देती हूँ। नहीं खाला जान, आप रहने दे, मैं खुद नाश्ता कमरे में ले जाऊंगी और वहीं पर साथ में बैठकर नाश्ता कर लूंगी। जब मैं ये कह रही थी तो खाला जान की नजरें मेरे दुपट्टे से मेरी गर्दन पर जा रही थी, जहां पर ना जाने कितने काटने के निशान बने हुए थे। इन निशानों को देखकर खाला जान का दिल बुझ सा गया था। असद की दरिंदगी साफ साफ मेरी गर्दन पे बने इन निशानों से नजर आ रही थी। खाला जान अफसोस भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। शायद वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि वो कम से कम मुझ पे तो रहम करेगा। खाला जान ने बहुत ही मोहब्बत से मुझे कुर्सी पर बिठाया और कहने लगी, महवेश बेटा मेरी बात सुनो। वो मेरे चेहरे को हाथ में लिए और अपनी आंखों में आंसू भरती हुई कहने लगी, देखो बेटा तुम्हें सब्र करना होगा। तुम तो सब कुछ जानती हो कि असद पहले से ही कितना जुनूनी है। बस खानदान की इज्जत बचाने के लिए हमें मजबूरी में तुम्हारी शादी असद से करना पड़ी, लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम अपने मोहब्बत से ही असद का दिल जीतना होगा, क्योंकि तुम्हारी बहन जो किया था इसके बाद से तो इसे औरत जात से नफरत है। लेकिन देखना वक्त के साथ साथ बिल्कुल बदल जाएगा और तुम्हारे साथ मोहब्बत से पेश आने लगेगा। बस तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। बस तुम्हें चाहिए कि इसकी हरकतों पर सब्र करना होगा। खाला जान तो मेरे दुपट्टे को सेट करते हुए मेरी गर्दन के निशान को छुपाने की कोशिश कर रही थी, ताकि असद की दरिंदगी किसी के सामने ना आए। ये एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। मेरा दिल दुख सा भर गया था।
मैं खाला जान के गले लगकर बहुत शिद्दत से रोने लगी थी। खाला जान, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे असद की शिद्दतों से बहुत तकलीफ हो रही है। एक ही रात में उन्होंने मेरी हालत खराब कर दी। फिर मैं कैसे हर दिन इनकी शिद्दतों को बर्दाश्त कर पाऊंगी? मैं इतनी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं तो मर ही जाऊंगी। असद ने तो मुझे थोड़ा सा भी मुझ पर रहम नहीं किया। बस वो मेरे वजूद पे अपनी तस्कीन हासिल करना चाहते थे। पता नहीं एक ही रात में उन्होंने मेरे साथ कितनी दफा। खालाजान, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इनके अंदर तो बहुत सी हवस है। अगर वो अपने हवस को नहीं निकालेंगे तो वो बहुत ही जज्बाती हो जाते हैं। खालाजान, मैं ये आपको बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मजीद इनसे कुछ कहती। खालाजान ने मुझे खामोश करवा दिया और खुद से अलग किया तो सामने असद खड़ा हुआ था। इसको देखकर तो मैं घबरा गई थी। असद की आंखों में तो खून उतरा हुआ था, लेकिन इसने खाला जान के सामने कुछ भी नहीं कहा। फिर खाला जान ने हमें नाश्ता देकर कमरे से चली गई थी। बाहर तो वलीमे के फंक्शन की तैयारियां हो रही थी। इतने में ही असद मुझे गुस्से से कहने लगा, कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इसका लहजा देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जी वो मैं खाला जान से बस वलीमे के फंक्शन के बारे में ही बातें डिस्कस कर रही थी। मैं घबराते हुए बात को बदलने की कोशिश कर रही थी। मुझे ये सब तुम्हारी फजूल बातें नहीं चाहिए। जितना कहा उतना करो। तुम्हें कमरे में बुला रहा हूँ तो कमरे में आओ। मैं असद की नीयत से तो अच्छी तरह से वाकिफ थी। मुझे इसकी आंखों में हवस नजर आ रही थी। वो तो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके बावजूद भी इस रिश्ते को जी जान से निभाने पे तुला हुआ था। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, असद ने गुस्से से कमरे का दरवाजा बंद किया। फिर मुझे बाजुओं से पकड़कर बेड पर धक्का दिया। फिर गुर्राते हुए कहने लगा, तुमने किसने बोला था कि अपने कमरे की बातें मेरी मामा के सामने बताओ? मियाँ और बीवी के बीच में जो भी होता है इसे किसी के भी सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है कि बीवी को शौहर की शिद्दतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। असद ने तो मेरे बालों को अपने हाथों में दबोचते हुए गुस्से में कहा तो मैं रोने लगी। लड़खड़ाते हुए जबान से कहने लगी, नहीं असद जी, मैंने खाला जान से कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने तो मेरी गर्दन पर यह निशान देखकर खुद से पूछा था। मैंने अपनी गर्दन से दुपट्टे को सर पर किया और ये निशान असद को बताने लगी, जहाँ पर अनगिनत निशान बने हुए थे। तो क्या हुआ, ऐसे निशान बनते ही है। लेकिन तुम्हें चाहिए था कि ये निशान अपने दुपट्टे से छुपाती, लेकिन तुम तो चाहती ही थी कि ये निशान मेरी माँ को नजर आए। इसने मेरे जबड़े को दबोचते हुए बोला, देखिए असद जी, अब मुझ पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम मेरे सामने इतने भी मासूम बनने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये शरीफ और मासूम नजर आने वाली लड़कियाँ किस कदर चालाक होती हैं। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। मेरी जान, मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। वो ये कहकर असद मेरे दुपट्टे को मेरे वजूद से अलग करने लगा। असद, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे फिर से आपकी शिद्दतों को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। आपकी हवस भरी दरिंदगी मैंने रात भर बर्दाश्त की है। मैं खुद को असद के हिसाब से छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो जबरदस्ती वो एक दफा फिर मेरे ऊपर झुकता चला गया। बाहर से ना जाने कितनी देर तक मुलाजिमा दरवाजे पर दस्तक देती रही, हमें बाहर बुलाती रही, लेकिन असद तो मुझे उठने ही नहीं दे रहा था। वो तो अपनी शिद्दत निछावर करने पर तुला हुआ था। फिर से मैं इसकी शिद्दत को सहते सहते इंतहा पर पहुंच गई थी। वो तो मुझसे अपना हक वसूल करके शर्ट डालकर कमरे से चला गया। मैं फिर से बेड पर बेजान सी पड़ी हुई थी। बार बार इस जगह को इस्तेमाल करने से मुझे तकलीफ हो रही थी। एक बार फिर से मैं गुस्ल करने चली गई। मेरी आंखों में बहते आंसू मेरे तकलीफों को बर्दाश्त करते बाहर निकल रहे थे। गुस्ल करके मैं आकर बेड पर बैठी हुई थी। बाहर ननन मेरे दरवाजे पर दस्तक देने लगी थी। कमरे का दरवाजा खोला तो मदीहा कहने लगी, भाभी आपको कब से अम्मा बुला रही है? और कब से मुलाजिमा भी दरवाजे पर दस्तक दे देकर चली गई। और क्या फिर से आप गुस्ल किया है? क्या बात है भाई? लगता है भाई ने आपको फिर से। क्या आपको पता है भाई आपकी बहन के साथ भी ऐसा ही अपनी शिद्दत निछावर करते थे? ऐसा एक दिन नहीं जो भाई ने आपकी बहन यानी भाई की पहली बीवी से अपना हक वसूल किया ना हो। रात रात भर आपकी बहन की चीखें इस कमरे से बाहर निकलकर घर में गूंजती थी। आप यकीन करें, ऐसे बुरे तरीके से भाई आपकी बहन से पेश आते थे। अब मुझे तो तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा भी अब यही हाल होने वाला है, लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी होगी। मदीहा की बातें सुनकर मुझे घबराहट महसूस हो रही थी।
भाई तो कभी कभी आपकी बहन पर हाथ भी उठाते जाते थे, तुम्हें सब्र करना होगा। भाई तो तुम्हारी बहन पर भी रहम नहीं किया और वो बिल्कुल वैसा ही रवैया तुम्हारे साथ अपनाएगा, बिल्कुल भी तुम पर रहम नहीं करेगा। जो तुम्हारी बहन ने भाई के साथ धोखा दिया इसका बदला वो तुमसे जरूर लेगा, लेकिन मुझे तुम पर तरस आता है क्योंकि तुम हमारी खाला की बेटी हो। लेकिन तुम्हारी बड़ी बहन जो मेरे भाई के साथ किया है वो तुमसे बदला लेकर ही रहेगा। मदीहा तो मुझे धमकाने की कोशिश कर रही थी और मुझे भरपूर डराने की कोशिश कर रही थी, मगर इसमें मेरी क्या गलती थी? जो मेरी बहन ने किया इसमें मेरा क्या कसूर था? अच्छा तुम मुझे ये बताओ, क्या सच में तुम्हारी बहन के ताल्लुकात गैर मर्दों के साथ थे जिसकी वजह से वो मेरे भाई के साथ शादी नहीं करना चाहती थी? लेकिन वाकई तुम्हारी बड़ी बहन बहुत खूबसूरत थी और इसी खूबसूरती को देखकर मेरा भाई तुम्हारी बड़ी बहन पर फिदा हो गया था। लेकिन तुम्हारी बहन तो बहुत ही आगे निकल चुकी थी। वो गैर मर्दों से शादी के बाद भी मिला करती थी और एक दिन तो वो गैर मर्द के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई। इसलिए तो भाई ने तुम्हारी बहन को। नहीं, मेरी बहन ऐसे नहीं थी, मैं चीखते हुए बोली। मदीहा की बातें मुझे तकलीफ देने की कोशिश कर रही थी। मैं रोते हुए बोली, मेरी बहन ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। वो पाक सिफत की लड़की थी। इसके किरदार पर उंगली उठाना बंद कर दो। वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। वो एक इज्जतदार पाक पर्दे में रहने वाली लड़की थी। वो तो तुम्हारे भाई ने इसे फजूल का बदनाम करके रख दिया है। ये सब झूठी अफवाहें हैं मेरी बहन के बारे में। मदीहा की इस तरह की बातें सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। इतने में मदीहा वहां से चली गई और पार्लर वाली मुझे तैयार करने के लिए आ गई थी। मैं बार बार जिद करने लगी कि मैं खुद से ही तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि गर्दन पर जो निशान थे मैं वो किसी को भी नहीं दिखाना चाहती थी। मैं अपने सर से दुपट्टा भी नहीं निकाल रही थी। ऐसे में मेरी हालत खाला जान समझ चुकी थी। फिर खाला जान मुझे प्यार से कहने लगी, देखो महविश बेटा, तुम्हें डरने की या शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। कमरे में सिर्फ पार्लर वाली होती है जो तुम्हें तैयार करेगी और कोई भी इस कमरे में मौजूद नहीं होगा। शाम को वलीमा है और तुम असद खानजादा की बीवी हो। बिल्कुल तुम्हें एक आसमान की परी की तरह तैयार करना है। तो प्लीज पार्लर वाले से तैयार हो जाओ, जिद मत करो। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई थी। फिर जैसे ही पार्लर वाले की नजर मेरी गर्दन पर पड़ी तो मुस्कुराकर कहने लगी, लगता है तुम्हारा शौहर तुम्हें बहुत शिद्दत से अपना प्यार निछावर किया है। लगता है वो शादी की पहली रात के लिए ही पहले से जज्बाती था, इसलिए तो तुम्हारी गर्दन पर इतने निशान छोड़ा है। इसकी बातें सुनकर तो मैं शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। मेरी आंखों में नमी उतर आई थी। मैं बहुत शिद्दत से रोने लगी थी। मेरा रोना देखकर पार्लर वाली परेशान हो गई थी। क्या हो गया है, इतना क्यों रो रही हो? पार्लर वाली मुझे बहुत मोहब्बत से समझाने की कोशिश कर रही थी। देखो ऐसा होता है, कई लड़कियों को मैंने ऐसा देखा है। बहुत से ऐसे मर्द ऐसे होते हैं जो शादी के शुरू के दिनों में बहुत ही जज्बाती होते हैं और बड़े ही शिद्दत से अपना प्यार निछावर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाते हैं। शादी के पहले पहले दिनों में वो थोड़े जज्बाती होते हैं। इसी वजह से तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम तो बहुत मासूम और खूबसूरत सी प्यारी सी गुड़िया हो, कम उम्र हो ना, शायद इसी वजह से इतना ज्यादा घबराहट हो रही है तुम्हें। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पार्लर वाली मुझे बहुत प्यार से समझा रही थी और मुझे तैयार कर रही थी, लेकिन मुझे तो सबके सामने बहुत शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। मुझे तो अब ये सोच सोचकर सुकून मिल रहा था कि आज तो वलीमा है और रस्म के मुताबिक मुझे अपने मैके जाना था और कम से कम 4-5 दिनों के लिए तो मैं सुकून से रह सकती थी। कम से कम 4-5 दिन तक तो मुझे असद की शिद्दत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। पार्लर वाली मुझे तैयार करके आईने के सामने खड़ा चुकी थी। जब मैंने नजर उठाकर देखा तो मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं मुकम्मल तौर पर एक अप्सरा लग रही थी। तैयार करके पार्लर वाली कमरे से चली गई थी। सुर्ख कॉलर के गाउन में मैं बहुत हसीन लग रही थी और मुझे लेने के लिए असद कमरे में आया तो ये मुझे देखकर इसकी निगाहें मेरे वजूद से अटक गई थी। वो मुझसे नजरें ही नहीं हटा रहा था। वो धीरे धीरे मेरे करीब आया और अपने हाथ से मेरे गाल को छूते हुए कहने लगा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। जितना तुम्हारा हुस्न है इतना ही तुम्हारे में वफा होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर वफा निकले ना तो देखना फिर असद तुम्हें कैसे दीवानों की तरह मोहब्बत करेगा। बस अपने बहन की तरह धोखेबाज ना निकलना। फिर देखना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें पागलों की तरह चाहूंगा। तुम्हें असद खानजादा की बीवी का रुतबा मिलेगा। हर कोई तुम्हें इज्जत की निगाह से देखेगा। बस मुझसे वफा करते रहो।
तुम्हें इतनी इज्जत मिलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। वो मेरे और करीब आता गया। मैं एक एक कदम इससे पीछे होती दीवार के साथ लग गई। मेरी निगाहें अपने आप नीचे हो गई। अपनी नजरें उठाकर मेरी तरफ देखो। मैंने कभी सोचा नहीं था पहली बीवी की बहन, जो कि सादा से पर्दे में रहने वाली लड़की, मुझे इस कदर खूबसूरत लगने लग जाएगी। लेकिन मुझे तुम्हारी बहन के धोखे का बदला चाहिए। जब तक मेरा बदला ना हो जाता, तब तक तुम्हें मेरी जिंदगी अजियतें और शिद्दतें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जब तक तुम्हारी बहन का बदला तुमसे ना ले लो, मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये कहकर वो मेरे कमर पर हाथ रखे खींचकर मुझे अपना साथ लगा चुका था। इसके इस तरह मुझे खींचकर अपने वजूद से लगाया तो मैं कप कप आने लगी थी। इसके लम्स को महसूस करके मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया था। कल रात वाली शिद्दतें फिर से मेरी आंखों के सामने घूम गई थी। कल रात ही इसकी शिद्दतों को सहकर मुझे पहले से ही मेरा जिस्म दर्द कर रहा था। रात भर जागने की वजह से भी मेरे सारे जिस्म में दर्द हो रहा था। सर भारी सा हो रहा था। अभी मेरे करीब खड़ा हुआ था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। प्लीज आप लोग बाहर आ जाओ, बाद में रोमांस कर लीजिएगा। असद की एक कजिन कमरे में दाखिल होते हुए बोली, और जो कि असद को सख्त नागवार गुजरी। खूनख्वार निगाहों से इस लड़की की तरफ देखा तो वो कमरे से बाहर चली गई। असद मेरे बाजू पकड़ते हुए बाहर लेकर आया। वलीमे का फंक्शन लॉन में ही रखा गया था। मेरे हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लेता हुआ लॉन की तरफ देख रहा है। वलीमे का फंक्शन वहां पर ही था। जैसे ही हम दोनों वहां पर आए तो सभी लोग हमें देखकर चांद सूरज की जोड़ी कह रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया गया हो। उम्रों का फर्क के बावजूद हम दोनों बहुत हसीन लग रहे थे। लेकिन असद की आंखों में दुनिया जहान की संजीदगी छाई हुई थी। मेरी माँ ने मुझे मुस्कुराते हुए गले लगाया और मेरी पेशानी पर बोसा दिया, लेकिन मैंने खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। मेरे पापा जान ने भी आकर मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखा। कल जब मेरी बहन का इंतकाल हुआ था, तब मेरे बाबा ने अपनी बेटी का आखिरी दीदार से भी इनकार किया था। तब मुझे लगा था जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। जब मेरी प्यारी बहन का इंतकाल हुआ तो इसके जिस्म पर असद की दरिंदगी के निशान पड़े हुए थे, लेकिन मेरे माँ बाप ने इन निशानों को नजरअंदाज कर दिया और मेरी बहन को बदकिरदार कहने लगे। और इससे इंतकाल के बाद भी खाला जान ने जानबूझकर मेरा रिश्ता फिर असद से तय कर दिया और यूं मैं असद खानज़ादा की बीवी बनकर यहाँ आ गई। वलीमे के फंक्शन के बाद मेरी माँ कहने लगी, असवा तुम्हें तो पता है कि हमारे यहाँ रस्म पाई जाती है, तो कल आप लोग लेने आ जाना। आज हम लोग अपनी बेटी को वापस लेकर जा रहे हैं। यह सुनकर असद की पेशानी पर बल नमूदार हुए। क्या मतलब है खाला जान? ये रस्में बहुत पुरानी हो चुकी हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और अभी तक आप लोग अपने फजूल रसूमात से बाहर नहीं निकले। वो जिस तरह बदतमीजी से बोला, ये बात मेरे बाबा ने भी नोट की और मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। असद का यूं इनकी मम्मा के साथ बदतमीजी से पेश आना। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, खाला जान कहने लगी, सबीहा शायद असद अभी नहीं भेजना चाहता, तो इस वजह से मैं महवेश को आप लोगों के साथ नहीं भेज सकती। खाला जान जानती थी कि अगर असद खानज़ादा किसी चीज से इनकार कर दे तो इसके साथ इसी चीज की जिद लगाई जाए तो वो किस कदर बदतमीजी से पेश आता है, और खाला जान ऐसे कोई बदतमीजी चाहती नहीं थी। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी माँ ने भी मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इनकी मुस्कुराहट में जो दर्द और तकलीफ था वो मैंने अच्छी तरह महसूस किया था। लेकिन मुझे अफसोस था। मैंने बोला था कि मम्मा बहन को तो असद ने मार दिया, लेकिन आपने तो मुझे फिर से इसी जहन्नम में क्यों भेजा? आप तो जानती थी असद का नेचर कैसा है। आप तो वाकिफ थी ना इसके नेचर से, लेकिन फिर भी इज्जत बचाने की खातिर असद के साथ शादी करवा दी। इसके बाद असद ना जाने कहाँ चला गया। कमरे में आने के बाद मैं अपनी ज्वेलरी उतारकर साइड पर रखती हुई आईने में देखने लगी। इसके बाद मैं ड्रेसिंग रूम में जाकर चेंज करने लगी। चेंज करने के बाद जैसे ही मैं बाहर आई, सामने ही बेड पर असद को पाकर मैं घबरा गई। ये तुमने किससे पूछकर चेंज किया है कपड़े? अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं था और तुम चेंज भी करके आई हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, फौरन से जाकर वही मैक्सी पहन कर आओ। मैं खुद अपने हाथों से उतार कर देखना चाहता हूँ। मेरे अंदर भी कुछ जज्बात हैं, कुछ मेरे ख्वाब हैं। तुम मेरे ख्वाबों को यूं चिकनाचूर नहीं कर सकती। वो संजीदगी से बोला। असद आप क्या कह रहे हैं? मैं दोबारा से कैसे मैक्सी डालकर आ सकती हूँ? मैं घबराते हुए बोली, जैसे जाकर तुमने उतारी है ना,
वैसे ही जाकर डाल लो। मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे तुम 5 मिनट के अंदर अंदर दोबारा इसी गाउन में नजर आओ। ये कहकर वो मुझे चेंजिंग रूम की तरफ भेज चुका था। मैं चेंजिंग रूम में ही खड़ी हो गई। दिल बहुत शिद्दत से धड़क रहा था। कल रात वाली असद की शिद्दतें याद आ रही थी। मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे। मामा, बाबा, आप लोगों ने मुझे किस जहन्नम में ढकेल दिया है। दिल ही दिल में सोचते हुए मैं दोबारा से इस भारी भरकम गाउन को डालने लगी और बामुश्किल इस गाउन को डालने के बाद पीछे हाथ करते हुए इसकी जिप बंद करने की कोशिश करने लगी, जो कि किसी तौर पर भी बंद नहीं हो रही थी। मैं बार बार पीछे हाथ करते हुए बंद कर रही थी। सर को नीचे किए हुए, हाथ पीछे किए हुए खड़ी हुई थी, जब अचानक मुझे अपने कमर पर किसी के हाथों का लम्स महसूस हुआ। क्या हुआ है? नहीं बंद हो रही है क्या? मैं बंद कर क्या हुआ है? नहीं बंद हो रही है क्या? मैं बंद कर दूं? खोली क्यों थी जब बंद नहीं होती? वो मेरी बरहाना गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, जो कि जिप खुली होने की वजह से नजर आ रही थी। इसके ठंडे हाथों को अपने कमर पर महसूस करते ही मैं जी जान से कपकप आई। असद प्लीज प्लीज, बामुश्किल मेरे लब हिले थे, लेकिन आवाज नहीं निकल सकी थी। असद ने मुझे बाजू से पकड़कर सीधा मुझे अपनी तरफ किया और पीछे ड्रेसिंग के साथ लगाता हुआ बोला, जब मैंने तुम्हें बोला था कि मेरी मर्जी के बगैर ये कदम नहीं उठाओगी, तो तुमने ये चेंज क्यों किया था? मुझे अभी तुम्हें जी भर के देखना था। अब तुम्हें ये सब कुछ करने की सजा तो मिलेगी। अभी भी पीछे मेरी कमर पर असद की उंगलियां हरकत कर रही थी। असद प्लीज, मुझे तकलीफ होती है, ऐसी हरकतें नहीं करें। वो सिसकती हुए बोली, तुम्हें तकलीफ ही तो देना चाहता हूँ। ये कहकर मुझे बाजू से पकड़ते हुए मुझे मोड़कर मजीद मेरी जिप को खोलने लगा, जो कि ना जाने कहां तक खुलती थी। जैसे जैसे जिप की खुलने की आवाज आ रही थी, मैंने जब से अपनी आंखें बंद की। चलो ठीक है, इतनी रोशनी में तुम्हारा गाउन को नहीं उतारता, कहीं तुम शर्म से मर ही ना जाओ। ये कहता हुआ वो मुझे अपनी बाहों में भर चुका था। असद में गिर जाऊंगी, क्या कर रहे हैं? मैं नरमी से बोली, तुम जैसे पर्दे में रहने वाली लड़कियों के साथ तो खुलकर रोमांस करने का अलग ही मजा होता है। जैसे मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत में पागल करता हूँ, वैसे ही तुम भी मुझे कर दो। जैसे मैं तुम पे शिद्दतें लुटाता हूँ, तुम भी मुझ पे वैसे ही लुटाओ। मुझे बेड पे लुटाता हुआ मेरे ऊपर झुका। असद प्लीज, खुदा के लिए ऐसी बेबाक बातें मेरे साथ मत करें, मुझे नहीं है आदत। मैं असद पूरे तौर से रोकने की कोशिश करने लगी। मेरी जान, आदत तो किसी लड़की को नहीं होती। अब सारे मर्द एक नॉर्मल लड़की के साथ शादी करके लाते हैं, ना किसी तवायफ को तो नहीं लाते जिसे इन सब बातों की आदत होगी। तुम्हें भी वैसा ही रिस्पॉन्स देना होगा जैसे कि मैं तुम्हें देता हूँ। ये कहकर धीरे धीरे इसके हाथ मेरे वजूद पर चलने लगे। मैं इसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे हुए जब से अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। मैं जितनी शिद्दत से तुम्हें मोहब्बत दूंगा, तुम्हें भी बदले में इतनी शिद्दत से ही देनी होगी। मैं नफी में सर हिलाने लगी। मेरी जान, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगी तो फिर मजीद तुम पर जुल्म करूंगा। ये कहता हुआ मेरे बाजुओं में अपने नाखून गाड़ चुका था। असद अब की बार मेरी हिचकी निकली, लेकिन असद इसकी हिचकियों का गला घोंट चुका था। रात भर इसकी दी गई शिद्दतें बर्दाश्त करते करते सुबह तक मेरा वजूद टूटने लगा था। आज जो दूसरा दिन था, मैं सो नहीं सकी थी और असद हर तरह से अजियत और तकलीफ देने की कोशिश कर रहा था। आज से तकरीबन 1 साल पहले असद ने अपनी बीवी यानी कि मेरी बहन को बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर तलाक दे दी थी, क्योंकि उसे यही लगता था कि वो इसके साथ खुश नहीं है, बल्कि गैर मर्दों के साथ इसके ताल्लुकात थे। लेकिन बिल्कुल भी मेरी बहन बदकिरदार नहीं थी और वो भी हद दर्जा की मासूम लड़की थी। वो तो असद की अजियतें और तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद इसने खुदकुशी कर ली और असद की जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। और फिर उसी दिन खाला जान ने अपने बेटे की दरिंदगी को छुपाने की खातिर मुझसे इसका निकाह तय कर दिया, क्योंकि इसमें असद की इज्जत का सवाल था। खाला जान नहीं चाहती थी कि इसकी दरिंदगी और हवस दुनिया के सामने आए, इसलिए उन्होंने मुझे भी इस जहन्नम में ढकेल दिया। लेकिन असद तो मुझसे निकाह नहीं करना चाहता था। लेकिन खाला जान ने तो 2-3 धमकियां भी लगा दी कि तुम्हें महवेश के साथ निकाह करना होगा, और मजबूरी में इससे निकाह करना पड़ा था। लेकिन जब इसने मुझे बहुत करीब से देखा, मुझे छुआ, मुझे अजियत और तकलीफ दी, तो एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ था। तब से असद को यही लग रहा था कि सिर्फ मुझे अजियत और तकलीफ देने से ही सुकून मिलता है। रात भर इसकी शिद्दतें बर्दाश्त करते हुए अभी मेरी आंख लगी हुई थी जब दरवाजे पर बहुत जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं बामुश्किल अपनी आंखें खोलते हुए दरवाजे तक आई। दरवाजा खोला, बिखरी हुई हालत में सामने खड़ी हुई मुलाजिमा को देखने लगी। बीबी जी,
बाहर सब आपका नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। मेरा तो जी चाहा चीख चीख कर रोने लग जाऊं। अपने वजूद को बामुश्किल संभालते हुए कहने लगी, ठीक है हम आते हैं। ये कहकर मैं दोबारा से आकर बेड पर सोने के लिए लेट गई। मेरा मूड बिल्कुल भी उठने पर नहीं था। मेरा सारा जिस्म दर्द कर रहा था। अभी मैं लेटी ही थी कि जब अचानक मुझे अपनी कमर पर असद की चलती हुई अंगुलियां महसूस हुई तो नींद फिर से उड़ी। दिल बड़ी शिद्दत से धड़कने लगा। फौरन ही उठकर बैठ गई। बहुत ज्यादा तड़पती हो तुम। मेरी खुरपत में कल रात मुझे अंदाजा हुआ है कि ये कहकर वो सरगोशियां करने लगा। बाहर सब लोग हमारा नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। ये कहकर इससे पहले कि असद का मूड बदलता, मैं फौरन से उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम का दरवाजा बंद करते ही जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। अपने बालों को एक साइड पर किया और अपनी गर्दन पर बने हुए अनगिनत निशान देख रही थी। अपने होठ के पास देख रही थी। हर जगह इस शख्स की शिद्दतों के निशान बने हुए थे। मैं कहां कहां से निशान छुपाती। मैं इन सबको छुपाते छुपाते तंग आ चुकी थी। अपने दुपट्टे को अपनी मुट्ठियों में दबोची मैं कपड़ों समेत ही शावर के नीचे खड़ी हो गई। ना जाने कितनी देर तक भीगती रही। तकरीबन मुझे 1 घंटा हो चुका था शावर के नीचे खड़े होते हुए। आज वॉशरूम से बाहर निकलने का इरादा नहीं है। क्या कब से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैं तो फ्रेश होके आ भी गया हूँ, लेकिन तुम अभी तक बाहर ही नहीं निकले हो। एक दफा मुझे अपना दीदार करवा दो। सुबह सुबह अपने शौहर के अंदर लगी हुई थोड़ी सी प्यास कम कर दो। इसके बाद नीचे चलते हुए इसकी ऐसी बात सुनकर मैं मजीद कपकपाने लगी। सादे से सियाह रंग के लिबास में मैं जब बाहर आई तो मेरे भीगे हुए बाल देखकर असद का दिल भरी शिद्दत से धड़का। मेरे चेहरे पर एक अलग सा रूप आया हुआ था। मेरे साफ शफाफ गर्दन पर बने हुए हल्के हल्के निशान असद को मुस्कुराने पर मजबूर करने लगे। ओह, कुछ ज्यादा ही तुम्हारी नन्ही सी जान पर जुल्म कर बैठा हूँ। लेकिन क्या है ना, मैं बहुत बड़ा सितमगर हूँ। मेरी यही मोहब्बत होती है। अगर तुम इसे मोहब्बत नहीं समझती, जुल्म समझती हो, तो तुम्हें नहीं मालूम ना जाने कितनी लड़कियां हैं जो इस मोहब्बत को तरस रही हैं जो असद तुमसे करता है। जिस दिन असद को मोहब्बत और हवस में डिफरेंस मालूम हो गया, इस दिन इन्हें मालूम होगा कि इन्होंने अपनी पहली वाली बीवी को भी हवस का निशाना बनाया है। दिल ही दिल में सोचते हुए मैं जाकर ड्रेसिंग के सामने खड़ी हो गई। मैं मुकम्मल तौर पर इस शख्स को इग्नोर कर रही थी। इसने ड्रायर लगाकर अपने बालों को खुश करना शुरू किया। जैसे ही बाल खुश हो गए तो वह असद के साथ नीचे आ गई। आज भी मेरा चेहरा मुरझाया हुआ था। मेरे चेहरे पर बिल्कुल संजीदगी छाई हुई थी। असद तो एक जरूरी काम के लिए बाहर चला गया। तभी खाला जान कमरे में आए और मुस्कुराते हुए कहने लगे, आज मैं ही तुम्हारी माँ को बुलाया है, तुम इनके साथ चले जाओ। असद तो आज घर पर नहीं रहेगा, जरूरी काम से वो बाहर जा रहा है, इसलिए उसके गैर मौजूदगी में ही अपनी माँ के घर चले जाना और असद के आने से पहले पहले आ जाना। खाला जान की ये बात सुनते ही मैं बहुत खुश हो गई। कम से कम मुझे एक रात के लिए तो भी सुकून मिलेगा और एक दिन तो भरपूर आराम करूंगी। मैं अपना बैग पैक करने लगी और इतना में ही मेरी माँ लेने के लिए मुझे आ गई। अब मुझे डर भी महसूस हो रहा था क्योंकि मैंने असद से बिना पूछे खाला जान की बात पर अपने मैके चली आई थी। जैसे ही मेरे बाबा ने मुझे देखा तो इनका चेहरा मुरझा गया। वो मुझे देखते ही संजीदा हो गए थे। वो मेरे चेहरे को देखकर पहचान गए थे कि मैं कितने रातों से सोई नहीं थी। मेरी आंखों के नीचे हल्के बने हुए थे, लेकिन वो देखकर भी खामोश हो गए थे, कुछ भी नहीं कहा था। मैं अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे अकेले में आपसे बात करनी है। ये कहकर मैं माँ के साथ कमरे में चली गई। माँ, मैं असद के साथ नहीं रह सकती। माँ, आप नहीं जानती वो कितना बड़ा जालिम है। वो हवस भरा दरिंदा है। शहनाज आपी को भी इसने अपनी हवस भरी दरिंदगी से ही मारा है। रोज शहनाज आपी पर वो जुल्म करता था, मारता पीटता था और रात में अपनी हवस मिटाने के लिए बेइंतहा इन पर तशद्दुद करता था। माँ, मैं इसके साथ रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। मैंने अपने गले का दुपट्टा हटा के अपनी गर्दन पर बने दरिंदगी के निशानों को माँ को दिखाया। माँ, मैं मजीद अजियत और तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकती। माँ, इन 2 दिनों में ही इसने मेरी हालत खराब कर दी है। इसने मेरे साथ एक ही रात में कई दफा सुबह तक। माँ, अब एक दिन भी इसके साथ रहना तो मैं मर जाऊंगी। सिसकती हुई बोली, देखो बेटा, मैं मानती हूँ असद जालिम है और तुम पर तशद्दुद करता है, लेकिन खानदान की इज्जत का सवाल है। तुम्हारी बहन के जो किरदार पर उंगली उठाई है, इसकी खातिर कोई भी तुमसे शादी करने के लिए राजी ना होता। वो तो असद था जो तुम्हें अपनाया है, वरना तुम्हारी बड़ी बहन की वजह से तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाती।
और तुम कल से अपने शौहर की बुराई कर रहे हो। अल्लाह ने मना किया है कि बीवी और शौहर की बातें किसी के भी सामने नहीं करनी चाहिए। ये तुम्हें अजियत और ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। वो तुम्हारा शौहर है और शौहर के ऐसे छोटे छोटे जुल्म शिद्दतें तो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें भी आदत हो जाएगी। आप ये कैसी बातें कर रही हैं माँ? बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं एक पल के लिए भी असद के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं इसे खुला ले लूंगी और अब कभी भी इसके घर नहीं जाऊंगी। ये सब बातें मेरे बाबा कमरे के बाहर खड़े होकर सुन रहे थे, और ये खुला की बात सुनना था कि उन्होंने आकर मेरे गाल पर खींचकर तमाचा दे मारा। मैं सुसक के रह गई थी। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि अपने शौहर से दगाबाजी करो? तुम्हारी बड़ी बहन ने ना जाने क्या गुल खिलाए थे कि आधी जवानी में ही चल बसी, और अब तुम हो के अपने शौहर से खुला लेना चाहती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की भी? खबरदार ऐसी घटिया बात अपनी जबान पर लाने की कोशिश भी की तो आज की रात रुको, कल तुम वापस अपने शौहर के घर चली जाओगी, और अगर आइंदा तुमने ऐसी बात करने की कोशिश की तो हमारा मरा हुआ मुंह देखोगी। मेरी माँ बेबस होकर खामोश खड़ी थी। इनकी हिम्मत नहीं थी बाबा के सामने कुछ भी कहने की। मैं तो बाबा की बातें सुनकर दुख से गई थी। बाबा जाने के बाद अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी, और माँ ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। जैसे ही सुबह हुई मैं ससुराल आ गई। मेरी हर उम्मीद टूट चुकी थी। मेरा कोई सहारा नहीं था। हर रात असद मुझसे अपना हक वसूल करता, और जब भी मैं मना करती तो वो जबरदस्ती करके अपना हक वसूल करने में तुला होता। मैं तो तंग आ चुकी थी, लेकिन मेरी जिंदगी की दौड़ मेरे हाथ में नहीं थी। हर वक्त मुझे असद की शिद्दत बर्दाश्त करनी पड़ती थी। एक रात भी ऐसा नहीं था कि असद मुझे सुकून से सोने दे। शादी को 2-3 माह हो गए, और इन 3 माह में असद ने मेरी हालत खराब कर दी थी। मुझे तो घर का काम करने की भी ताकत नहीं थी। बार बार मेरी तबीयत बिगड़ जाती और कमजोरी महसूस होती। एक दिन असद का मूड चेंज हो गया था। वो धीरे धीरे बदलने लगा था। अपना रवैया मेरे साथ ठीक करने लगा था। शायद इसे मुझसे मोहब्बत हो गई थी। फिर एक दिन इसने ऐसी बात कही जिसे सुनकर मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, महविश तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने मेरी शिद्दतों को बर्दाश्त किया है, वो शायद कोई लड़की भी नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। तुमने मेरे सितम को बर्दाश्त करके मेरा दिल जीत लिया है। अब मैं तुम्हें पूरी तरह से आजादी देता हूँ कि तुम चाहो तो मेरे साथ रहकर जिंदगी गुजार सकती हो या फिर खुला ले सकती हो। मैं तुम पर मजीद सितम नहीं कर सकता। मैं किसी और का बदला तुमसे नहीं ले सकता। अब तुम्हारी मर्जी से तुम जिंदगी गुजार सकती हो। अब तुम्हें पूरी आजादी है। इसकी बातें मुझे ख्वाब वाली दिखाई दे रही थी। ये मुझे क्या कह रहा था मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे बेहोशी तारी हो गई थी। और कब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया मुझे कुछ भी पता नहीं था। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी, और सामने मेरे असद और डॉक्टर और खाला जान खड़े थे, और असद और खाला जान के चेहरे पर खुशी के आसार दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही मुझे होश आया तो डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुनाई, वो ये कि मैं माँ बनने वाली थी। ये बात सुनकर मुझे खुशी तो हुई थी, लेकिन फिर अगले ही लम्हे मुझे दुख सा हुआ था। फिर मेरा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर असद ने कहा, तुम्हें अब घबराने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाली हो, इसलिए तुम्हें हर तरह से हिफाजत मिलेगी। अब तुम्हें किसी भी बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊंगा। इतना कहकर असद हॉस्पिटल से चला गया, और यूं खाला जान मुझे समझाने लगी। मेरे पेशाने पर बोसा दिया और कहने लगी, चलो घर चलते हैं और खुशखबरी सारे लोगों को सुनाते हैं। मैंने कहा था ना तुम्हें, वक्त के साथ साथ असद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें इन सब बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें हिफाजत से रहना होगा। लेकिन मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, असद का रवैया एकदम से मेरे साथ बदल गया था। जो भी था अल्लाह ने मेरे साथ अच्छा किया था, और मैं पूरे 9 माह में हिफाजत से रही, और 9 माह बाद मैंने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। असद अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो गया और मेरे साथ अच्छा सलूक करने लगा, और अब मेरी जिंदगी खुशियों से संवर गई थी। अब असद मेरी मर्जी के बिना मेरे करीब भी नहीं आते थे। वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब मैं इनसे बहुत खुश हूँ। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।